हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी 2020 के बारे में, जो मध्य प्रदेश प्रशासन की संस्था है, जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा उसके परीक्षा पैटर्न में, सिलेबस में और मार्किंग के जो प्रोसीजर होते हैं, सब में यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। तो नया पैटर्न किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उसमें सिलेबस दिया गया है, तो ये सभी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सभी पहलुओं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा होगा 2020 में, वो एक नए प्रक्रिया के अनुसार होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो रहेगा आपको पूरी बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये वीडियो जो होगा तकरीबन 40 से 45 मिनट का हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें प्रत्येक बिंदुओं पर डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल में, ताकि आपको नया पैटर्न समझ में आ जाए। क्योंकि जो पुराना पैटर्न था उससे जो नया पैटर्न आया हुआ है वो बहुत ही भिन्न है। उसके जो मार्किंग करने का तरीका है वो पूर्णतः अलग है पहले से। इसके बाद प्रश्न की जो प्रक्रिया है वो भी पहले से पूरी तरह से भिन्न है। तो ये सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा। तो आपको विशेष प्रकार से इन वीडियोस को ध्यानपूर्वक समझना है, ताकि जो आप पैटर्न के हिसाब से तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा होगा 2020 में, तो उसमें जो पैटर्न रहेगा वो पहले से जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो देखिए, एक चीज़ कॉमन है इसमें, तो वो है ये कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये 3 चरणों में होगा। पहला होगा इसका प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और ओएमआर शीट पे कर आधारित होगा। तो मतलब यहाँ पर आपको पेपर जो देना होगा वो बैठ करके देना होगा, वो भी लिखित रूप से लिखित रहेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर रहेगा और ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा। दूसरा पेपर जो होगा आपका प्रीलिम्स में ही, वो जो होगा वो भी होगा यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रीलिम्स में। फिर इसका जो दूसरा चरण होगा उस दूसरे चरण में यहाँ पर लिखित पेपर होगा। तो लिखित मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होंगे। तो इसमें जो पेपर की प्रक्रिया रहेगी वह पहले के अनुसार ही है, लेकिन यहाँ पे जो इसके पेपर के जो चरण तो सेम है, लेकिन प्रक्रिया यहाँ पर बदल दी गई है। तो ये हम अंदर डिस्कस करेंगे। फिर जो तीसरा चरण होगा ये होगा आपका साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू। तो तीसरे चरण में इंटरव्यू होगा। तो ये कुल मिलाकर के 3 चरण है। पहला प्रीलिम्स होगा, दूसरा यहाँ पर आपको जो देना होगा वो मेंस होगा, और तीसरा जो होगा यहाँ पर साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू होगा। तो देखिए, अब क्या होगा कि जब प्रारंभिक सेवा के लिए जो परीक्षा होगी तो उसमें जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें 2 पेपर होंगे, जो कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस होंगे। तो पेपर 1 जो होगा वो सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडी से संबंधित होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 200 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा। फिर जो दूसरा पेपर होगा वो होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण। तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पर कि जो सीसेट का पेपर होता है उस पर आधारित पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का समय होगा और यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पेपर रहेगा आपका प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स का जो पेपर होगा तो उसमें जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पर एमसीक्यू होंगे। तो एमसीक्यू में यहाँ पर ABCD फिर अ ब स द करके इस प्रकार से आपका पेपर होगा। इन पेपर्स की अगर मार्किंग की बात करें तो देखिए, ये मार्क्स किस प्रकार से होंगे इसमें। तो जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे, तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 100 है, तो यहाँ पर अंकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 200 मार्क्स। तो प्रत्येक प्रश्न जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों 200 मार्क्स के पेपर होंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि सारे पेपर्स होने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे पेपर, फिर इसके जो मार्क्स होंगे, मार्क्स तो 200 रहेंगे, और इसका जो पेपर रहेगा ना, इसके जो आंसर की रहेंगे वो यहाँ पर www.mppsc.nic.in की वेबसाइट रहेगी, या फिर www.mppsc.com की वेबसाइट पर यहाँ पर इसके आंसर की जो होगा उसको अपलोड किया जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके आंसर में किसी प्रकार की आप संशय में हैं, तो उसको आप मतलब वहाँ पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए जो भी पोर्टल चार्ज होगा और प्रश्न के लिए जो चार्ज रखा जाएगा उसको निर्धारित ऑनलाइन के माध्यम से आपको पे करना होगा। तो ये रहेगा आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रोसीजर इसका। और जो प्रश्न पत्र रहेगा प्रीलिम्स का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये तो हो गई पूरे पैटर्न की एग्ज़ाम की, किस प्रकार से इसका प्रीलिम्स का पेपर होगा। तो देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, तथ्यों के बारे में। तो देखिए, ये सारे तथ्य जो हो गए,
इन तथ्यों के बाद क्या होगा कि देखिए, अब प्रीलिम्स का पेपर जब आप देते हैं तो उसमें चयन किस प्रकार से होगा। तो देखिए, जो भी यहाँ पर पद है, जैसे कि सपोज डेट किसी भी पोस्ट के लिए एक पद निकलता है तो उसके 15 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब यदि यहाँ पर देखेंगे आप, यदि किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप 10 पद निकाल रहे हैं वहाँ पर, तो उसका 10 में आप 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मतलब यहाँ पे 10 पोस्ट है तो वहाँ पर 150 लोगों को चयन किया जाएगा प्रीलिम्स के लिए। फिर उनको मेंस में बैठाया जाएगा। फिर मेंस में बैठाने के बाद अलग प्रोसीजर होता है। तो ये प्रोसीजर के माध्यम से यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, चयनार्थी हैं, उनका चयन किया जाएगा। फिर यहाँ पर एक बात और रखा गया है कि जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है, उस प्रत्येक प्रश्न पत्र में मिनिमम 40 मार्क्स तो अर्जित करना ही है आपको, यदि आप सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं तो। और दूसरा, इसमें एक बात कहा गया है यहाँ पर कि यदि आप SC ST के हैं, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के आप हैं, तो आपको 30% मार्क्स आपको एक्वायर करना ही होगा। फिर इसके बाद एक बात और तथ्यों में के माध्यम से कही गई है यहाँ पर कि जो राज्य सेवा परीक्षा पत्र होगा, प्रश्न पत्र 2, वो केवल क्वालिफाइंग होगा उनके लिए जो कि राज्य सेवा परीक्षा में बैठ रहे हैं। और लेकिन वो व्यक्ति या वह अभ्यर्थी जो कि राज्य सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत वन सेवा में बैठ रहा है, तो उसके लिए प्रश्न पत्र 1 एंड प्रश्न पत्र 2, इन दोनों में उसे मेरिट में आना होगा, तभी ये उसका चयन हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए उनके दोनों मार्क्सों का यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसीजर, किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 को लेकर के। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सामान्य प्रश्न पत्र 1 जो रहेगा, उसका जो पेपर पैटर्न हो गया, उसके बाद जो प्रश्न पत्र होगा उसमें सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर इसके सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रॉड रूप में समझाया गया है, जो कि पहले के जो एग्ज़ाम्स हुआ करते थे उसमें समझाया नहीं गया था। उसमें बस टॉपिक्स लिखे गए थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने बुलेटिन वाइज समझा दिया है पैटर्न को कि किस प्रकार से ये रहेगा। तो देखिए, पहले क्या था, पहले के जो पैटर्न थे उसमें आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो थी ही सही, लेकिन इस बार जो दिया है मध्य प्रदेश के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा पूछा है इस बार के पेपर में। तो देखिए, मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित पूछा है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें पूछा जाएगा। प्रमुख राजवंश जो रहे हैं वो पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है, ये पूछा जाएगा। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं व स्थापत्य कला के बारे में पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां पूछी जाएंगी। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोकगीत, लोक कलाएँ और लोक साहित्य के बारे में पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ क्या क्या रही हैं वो पूछा जाएगा। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल क्या हैं, उनके बारे में जानकारी आपसे ली जाएगी यहाँ पर। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति क्या है और व्यक्ति संबंधित जो रहेगा वो यहाँ पे पूछा जाएगा। हालांकि पिछली बार जो जनजातियों से संबंधित था वो ज्योग्राफी में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर इसे यहाँ पर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उससे यहाँ पर पूछा गया है। फिर दूसरा जो सेक्शन रहेगा यहाँ पर, तो वो रहेगा भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास से संबंधित यहाँ पर जो जानकारी ली गई है वो आपसे यहाँ पर ली जाएगी। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख विशेष घटनाएं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, ये सारी यहाँ पर पूछी जाएगी। फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार जो हुए हैं उनसे संबंधित यहाँ पर आपसे जानकारी ली जाएगी। फिर स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ रही थी इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे यहाँ पर। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन जो वहाँ पर कमेटी बनाई गई थी उससे संबंधित यहाँ पर आपसे जानकारी रहेगी और इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उससे संबंधित यहाँ पर एक अच्छा सेक्शन डाला गया है। हालांकि पिछली बार जो सेक्शन था वो मध्य प्रदेश का भूगोल और इतिहास और संस्कृति तीनों को एक साथ मिलाया गया था और भारत का भूगोल था यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश का भूगोल अलग से है यहाँ पर और इसके बाद भारत का और विश्व का भूगोल अलग है यहाँ पर, मतलब ज्योग्राफी। तो देखिए क्या पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के भूगोल में यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के वनोपजन, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ, इनके बारे में जानकारियाँ रहेगी। फिर मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है ये पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन क्या क्या हैं ये आपसे पूछा जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में परिवहन जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर मध्य प्रदेश की सिंचाई
जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, विद्युत योजना हैं, इनसे संबंधित आपसे जानकारी ली जाएगी। और फिर मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग क्या क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस बार जो मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है वो पूर्णतः देखा जाए पहले से थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। मतलब एक ब्रॉड रूप से समझाने की कोशिश की गई है पॉइंट वाइज। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर कि भारत एवं विश्व के भूगोल में। तो देखिए, भारत और विश्व के भूगोल में यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो भौतिक भूगोल में क्या क्या रहेगा, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में। तो फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे आप तो प्राकृतिक जो प्रदेश हैं हमारे, उनके बारे में विशेषताएं क्या है वो पूछी जाएगी। प्राकृतिक संसाधन जो है, जैसे वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी जो टाइगर रिजर्व्स हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर सामाजिक भूगोल की बात करें यदि हम, तो इसमें क्या रहेगा, तो देखिए जनसंख्या संबंधी जो भी प्रावधान है वो पूछा जाएगा आपसे। सांख्यिकी मतलब जनसंख्या वृद्धि, जिसमें आप एनपीआर सुन रहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। सेंसस होते हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। फिर आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियाँ क्या क्या हैं, सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं, ये पूछा जाएगा, ऐसे भारत लेवल पर और विश्व लेवल पर। फिर इसके बाद आर्थिक भूगोल में यदि हम बात करें तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ और पर्वत के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। फिर विश्व के प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पर है, किस प्रकार से हैं, क्या क्या परिस्थितियों में निर्मित हुए हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्सेज, मतलब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी होती हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, शोध रहेंगे, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है इस पेपर में। फिर अन्य जो रहेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, ये एक नया यहाँ पर टॉपिक डाला गया है। तो राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जैसे कि राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इनसे संबंधित आपसे जानकारी ली जाएगी पेपर में। फिर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। फिर राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जननांकिकी एवं जनगणना से संबंधित प्रश्न रहेंगे आपके पेपर में। फिर मध्य प्रदेश का जो आर्थिक विकास ढांचा है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग क्या क्या हैं, उनसे संबंधित जानकारियाँ पूछी जाएगी आपसे। इसमें ये भी आ सकता है औद्योगिक नीति जो हैं, जो भी रिफॉर्म किए जा रहे हैं, ये सब पूछा जा सकता है। फिर मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा राज्य की अन्य प्रमुख कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है राज्य के द्वारा, वो सारी आपसे पूछी जाएगी इस पेपर के अंतर्गत। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का संविधान प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, यह आपसे जो टॉपिक डाला गया है इसमें क्या रहेगा, तो भारत सरकार अधिनियम मतलब भारत शासन अधिनियम जो 1919 एवं 1935 है, ये दो पूछा जाएगा। मतलब ये दो एक्ट यहाँ पर डाले गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 एवं 1935, ये दो नए एक्ट यहाँ पर डाले गए हैं, तो ये आपको पढ़ना होगा। फिर संविधान सभा के जो भी प्रोसीजर्स थे, जो भी उसके अंतर्गत डिस्कशन हुए, कानून बने हैं, उन डिबेट्स के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद की जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं ये आपसे पूछा जाएगा। फिर नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब फंडामेंटल राइट्स, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, इससे संबंधित यहाँ पर बहुत ही अच्छे सवाल बनने की गुंजाइश है, तो वो बनेंगे यहाँ पर। फिर संवैधानिक संशोधन, मतलब जितने भी अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं हमारे संविधान के अंतर्गत, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, हमारे देश की जो जुडिशरी है वो किस प्रकार से कार्य करती है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक डाला गया है इसके अंतर्गत, तो ये भी पूछा जाएगा। फिर एक और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डाला गया है जो कि वित्तीय संस्था है, जिसमें आपको रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ना होगा। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये पूछा जाएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में पूछा जाएगा। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं उनके बारे में भी यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो सिलेबस है इसे डिज़ाइन किया गया है। फिर यहाँ पे जो 7वां इसका सेक्शन रहेगा, उस 7वें सेक्शन में यहाँ पे डाला गया है विज्ञान एवं पर्यावरण। तो विज्ञान और पर्यावरण में यहाँ पे कुछ परिवर्तन किया गया है पहले के सिलेबस से। तो नए सिलेबस में देखिए क्या दिया हुआ है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत क्या हैं ये पूछा जाएगा।
भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थाएं, तो ये बारे में पूछा जाएगा। पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम, इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पोषण, आहार और पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स, फूड्स और जो मिनरल्स होते हैं उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न रहेंगे जो कि आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। मानव शरीर की संरचना के बारे में मतलब बायोलॉजी का अच्छा सेक्शन रहने वाला है यहाँ पर। कृषि उत्पादन तकनीक मतलब यहाँ पर जो भी तकनीक है जिसके माध्यम से हम उत्पादन को बढ़ाते हैं कृषि के अंतर्गत, वो पूछा जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण के बारे में सवाल रहेंगे। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम जितने भी संचालित है राज्य और केंद्र के द्वारा, ये पूछे जाएंगे आपसे। फिर प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं व प्रबंधन, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये जो पेपर का जो पैटर्न रहा बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें अगर हम नहीं देख पा रहे हैं पिछले सिलेबस से तो क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी था जो पहले, इसमें आपको बहुत सारी तरीक़ों की वेबसाइट, ऑनलाइन संबंधी जानकारियाँ, कंप्यूटर संबंधित जानकारियाँ, ईमेल, मेल, वीडियो गेम, वीडियो चैटिंग, कॉन्फ्रेंस, ये सारे तरीके के सवाल पूछे जाते थे आपसे कंप्यूटर साइंस में को लेकर के। तो ये सारे जो सवाल हैं, ये जो सेक्शन हुआ करता था इसको यहाँ से हटा दिया गया है। इसमें जो नए तरीके की जो आज के समय न्यूज़ में रहते हैं इन्फॉर्मेशन, उनसे संबंधित जानकारी आपसे लेने की कोशिश की जा रही है इस पेपर के माध्यम से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाएं होती है मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस से संबंधित प्रभावित करने वाली जो तथ्य हैं वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संस्थाएं जो न्यूज़ में रहती है, महत्वपूर्ण घटनाएं, इवेंट। इसके बाद भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, ये भी आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, तो उसमें जो नए चीज़ डाले गए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स एवं ई कॉमर्स, ये सब इसमें नए नए शब्द हैं और नए नए जो एरियाज़ हैं वो इसमें डाले गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आप डेली न्यूज़ में सुनते रहते हैं या आप पढ़ते रहते हैं और डेली रूटीन में आप इनसे अपने ज़िंदगी को साझा करते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीके से डाला गया है सिलेबस के अंतर्गत। इसके बाद आप देखेंगे 10th पॉइंट में, तो यहाँ पर राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक जो संवैधानिक और संविधानिक संस्थाएं मतलब जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल और जो स्टैट्यूटरी संस्थाएं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी ली जाएगी जो कि पुराने सिलेबस में नहीं था। तो नए सिलेबस में जो डाला गया है, तो ये कौन कौन से संस्थाएं, तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग, फिर राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जिसके तहत ये सभी पेपर्स जो आप देते हैं एमपीपीएससी का वो होता है। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग मतलब एनजीटी और खाद्य संस्करण आयोग इत्यादि। तो ये इत्यादि डालने का मतलब ये होगा कि इसके अलावा भी जितने भी आयोग हैं उन सब के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छे से जानकारी ली जाएगी। तो ये नए पैटर्न के अंतर्गत आपसे ये जानकारी ली जाएगी। अब यहाँ पर जो हटाया गया है, डिलीट किया गया है, इसमें से 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से देखिए। पहले क्या था कि इससे जब 2019 में जो पेपर हुआ है या उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें क्या था, उसमें 3 एक्ट हुआ करते थे। एक होता था यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 मतलब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो हुआ करता था 1989, इसको हटा दिया गया है। फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम मतलब सिविल प्रोटेक्शन राइट जो हुआ करता था, संरक्षण अधिनियम जो हुआ करता था 1995, उसको भी हटा दिया गया यहाँ पर। फिर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ह्यूमन राइट जो प्रोटेक्शन एक्ट था 1993, इसको भी यहाँ पर से हटा दिया गया है। मतलब यहाँ पे 3 जो एक्ट हुआ करते थे उन तीनों एक्ट को हटा करके आप देखेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है और 2 नए एक्ट इसमें डाले गए हैं। 1999 का मतलब 1919 का एक्ट डाला गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ये 2 एक्ट डाले गए हैं जो कि आपको पढ़ना होगा। तो 1935 का है वो तो देखा जाए तो जो आज का हमारा वर्तमान प्रारूप है संविधान का, लगभग देखा जाए उसको तो लगभग पूरा तो नहीं, लगभग 70% वही है, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है इसका प्रीलिम्स का पेपर भी।
और अगर प्रीलिम्स के पेपर के जो सेकंड एग्ज़ाम पेपर होगा उसके प्रश्न पत्र की बात करें तो वो उसमें क्या रहेगा, तो देखिए उसमें जो टॉपिक दिए रहेंगे वो बोध गम्यता रहेगा, संचार कौशल एवं सहित एवं आंतरिक व्यक्ति कौशल रहेगा, मतलब तार्किक जो कौशल विकास, विश्लेषणात्मक क्षमता, ये जो टर्म्स दिए हुए हैं जैसे निर्णय लेना एवं समस्या समाधान करना और समस्या मानसिक योग्यता, तो ये जो पुराने जो पैटर्न था उसी के तहत ये जो सेकंड पेपर होगा वो होगा। और इसके बाद इसमें जो सीसेट पेपर रहेगा उसमें यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड आ सकता है, तो एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स के कुछ सवाल रहेंगे, तार्किक क्वेश्चंस रहेंगे, आपको वहाँ पर सिलोजिज्म के प्रश्न रहेंगे, और जो इसके बाद हिंदी भी रहेगी इसमें थोड़ी बहुत, और कंप्यूटर के थोड़े बहुत सवाल भी रहते हैं, और ये सभी जो रहेंगे प्रश्न यहाँ पर 10th लेवल तक के इसमें रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का पेपर। इसके बाद यदि आप इसके मेंस पर आते हैं, यदि आप इसको क्लियर करते हैं और सफल होते हैं, प्रीलिम्स में आपका चयन हो जाता है मेंस के लिए, तो जब मेंस में जब आते हैं आप, तो मेंस में जब आप पेपर देने बैठेंगे तो यहाँ से आपका जो पैटर्न रहेगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा एग्ज़ाम का, पेपर का। हालांकि जो पैटर्न है मतलब प्रश्न पत्रों की संख्या वो सेम है उतनी ही जितनी पहले हुआ करती थी। पहले भी यहाँ पर आपको 6 प्रश्न देने पड़ते थे एग्ज़ाम, और अभी भी आपको 6 ही देने पड़ेंगे। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र था, अब इसको जो विषय यहाँ पर देख रहे हैं आप येलो कलर में, यहाँ पे कुछ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया गया है। तो जो पहले प्रश्न पत्र हुआ करता था पेपर 1, उसमें भी हालांकि हिस्ट्री ज्योग्राफी आया करता था इसमें, तो अब क्या कर दिया गया यहाँ पे, तो हिस्ट्री भी आएगा और ज्योग्राफी भी आएगा। ये 3 घंटे का पेपर होगा और 300 मार्क्स के पेपर होंगे। इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी एक लैंग्वेज का यूज़ करके लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा वो रहेगा यहाँ पर पॉलिटी का रहेगा, इकोनॉमिक्स का रहेगा, और सोशल इकोनॉमिक्स का रहेगा, या सोशल साइंस का कह सकते हैं आप। ये भी 3 घंटे का रहेगा, 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। तीसरा पेपर जो होगा यहाँ पर विज्ञान और तकनीक से होगा, मतलब जो थर्ड पेपर था यहाँ पर, थर्ड पेपर को यहाँ पर पूरा ही बदल दिया गया है। इसमें अब यहाँ पर जो थर्ड पेपर रहेगा यहाँ पर आपके विज्ञान और तकनीक को डाल दिया गया है, साइंस को डाल दिया गया। पहले यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो टाइम रहेगा 3 घंटे का रहेगा, 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, और हिंदी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। जो फोर्थ पेपर रहेगा वो यहाँ पर दर्शन शास्त्र रहेगा, मनोविज्ञान रहेगा, और लोक प्रशासन के प्रश्न रहेंगे। मतलब ये कुल मिलाकर के इथिक्स का एक पेपर रहेगा जो फोर्थ पेपर रहेगा आपका, 3 घंटे का रहेगा। मार्क्स यहाँ पे 200 रहेंगे, हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। जो फिफ्थ पेपर रहेगा वो रहेगा सामान्य हिंदी और व्याकरण, मतलब यहाँ पे ग्रामर आ जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, और ये आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो। आपको ये पेपर जो रहेगा 5वां और 6वां पेपर आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो 6th पेपर रहेगा वो रहेगा निबंध लेखन रहेगा हिंदी में, और प्रारूप लेखन रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 घंटे का पेपर रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा, और हिंदी में लिखना रहेगा आपको ये पेपर। तो इस प्रकार से जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 175 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, और 1575 नंबर का पूरा पेपर होगा। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1400 मार्क्स का 1400 मार्क्स का आपका मेंस राइटिंग होगा, और 175 का यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न रहेंगे इनका यहाँ पर चयनित किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो पेपर 1, पेपर 2 अप टू पेपर 6 ये किस प्रकार से पेपर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर सामान्य प्रश्न पत्र यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये जो होगा आपका 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आप देखेंगे ना यहाँ पर, इसको इस जो ये टेबल्स हैं इसको समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो न्यू पैटर्न है, यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, मतलब GS1, GS2 एंड GS3, ये जो पेपर्स रहेंगे इसमें क्या होगा, इसमें जो देखेंगे आप इसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या होगा, यहाँ पर 150 मार्क्स का पेपर होगा, और पार्ट बी जो होगा वो भी 150 मार्क्स का पेपर होगा। तो कुल मिलाकर के पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 जो होंगे आपके 3 दिनों में, ये आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा। और अब क्या होगा, देखिए जो पार्ट ए है और पार्ट बी, ये दोनों का जो प्रक्रिया रहेगा पेपर मतलब क्वेश्चन के सीक्वेंस का वो सेम रहेगा। तो जो 5 सेक्शन रहेंगे, तो इसके प्रत्येक एक सेक्शन में, मतलब एवरी सेक्शंस में यहाँ पर देखेंगे आप, तो 3 यहाँ पर अति लघु प्रश्न पूछे जाएंगे, और 3 जो अति लघु प्रश्न पूछे जाएंगे, ये यहाँ पर एक प्रश्न जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से जो 3 क्वेश्चन रहेंगे वो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, तो 9 नंबर का आपका एक पेपर हो जाएगा, मतलब एक प्रश्न हो जाएगा
इस सेक्शन का। फिर जो 2 क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे जो लघु प्रश्न होंगे, मतलब जो अति लघु से थोड़े बड़े होंगे, ये यहाँ पर रहेगा 2 प्रश्न रहेंगे, यहाँ पर 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो 10 नंबर का यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा। फिर जो तीसरा प्रश्न रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम निबंधात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं। तो ये एक प्रश्न रहेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये 11 नंबर का रहेगा और ये हो जाएगा टोटल 11 मार्क्स का। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एक सेक्शन रहेगा वो 30 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, अब शब्द सीमा की बात करें हम यहाँ पर, तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा उसको आप एक पंक्ति में लिख सकते हैं, और या मतलब 10 शब्दों में लिख सकते हैं आप अधिकतम। फिर इसके बाद आप जो दूसरा रहेगा यहाँ पे 2 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, इसको आप 50 शब्दों में लिख सकते हैं अधिकतम 5 पंक्ति में। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब जो निबंधात्मक प्रश्न रहेगा उसको आपको लिखना होगा यहाँ पर 200 शब्दों में, मतलब 1 से लेकर के 2 पेज, 1.5 से लेकर के 2 पेज आप मान के चलिए, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो एक सेक्शन होगा वो हो जाएगा 30 मार्क्स का, क्योंकि अति लघु उत्तरीय से 9 मार्क्स, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलेगा आपको 10 मार्क्स, 19 हो गए। फिर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा उससे मिलेंगे आपको यहाँ पर 30 मार्क्स, जो कि आप एक ब्लॉग में देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि येलो से मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आप जब नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ पर, तो लिखा हुआ यहाँ पे 5 सेक्शन इंटू 6 क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर 5 सेक्शन में यहाँ पे 6 यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार आपको पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 में कुल 30 प्रश्न देने होंगे, मतलब 30 प्रश्नों को जवाब आपको देने होंगे, जिसमें से लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सब मिला करके रहेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक सेक्शन का मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स का है, तो टोटल 5 सेक्शन है यहाँ पर। तो 5 सेक्शन में यहाँ पे आपके हो जाएंगे 150 मार्क्स, मतलब 30 इंटू 5 150 मार्क्स हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो पार्ट ए में देखेंगे आप तो 150 मार्क्स का हो गया, तो सेम इसी प्रकार का जो प्रोसीजर रहेगा वो पार्ट बी में भी रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसके भी 150 मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 300 मार्क्स हो जाएंगे आपके एग्जाम के में। फिर ये तो हो गई नए पैटर्न की। यदि हम बात करें पुराना पैटर्न किस प्रकार के था, तो देखिए पहले एक सिंपल सा सोबर सा तरीका था, उसमें ये था कि आपके जो 15 क्वेश्चन आने थे 3-3 मार्क्स के, तो आपको 45 मार्क्स मिल जाने थे। फिर यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आते 6-6 मार्क्स के, तो यहाँ पे आपको 60 मार्क्स मिल जाने थे। फिर इसके बाद 3 प्रश्न आने थे दीर्घोत्तरीय प्रकार के, तो यहाँ पर आपको 45 मार्क्स मिल जाने थे, मतलब 15-15 मार्क्स के हिसाब से। तो यहाँ पर टोटल हो जाते थे 150 मार्क्स, कुल मिलाकर के 28 प्रश्नों के। तो 2 का मल्टीप्लाई, मतलब उसमें 2 सेक्शन आते थे, तो कुल मिलाकर के 2 सेक्शन में 28 क्वेश्चन 300 मार्क्स हो जाया करते थे। लेकिन जो नया पैटर्न है इसमें यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, मतलब एवरी सेक्शन में यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है यहाँ पर। तो पैटर्न में आपको यहाँ पे बहुत लिखना पड़ेगा इस बार। अब जो नया पैटर्न आया उसके तहत लिखना बहुत पड़ेगा, पहले से ज़्यादा संख्या भी बढ़ा दी गई है प्रश्नों की। तो यहाँ पर आपको एक स्मार्ट तरीके से लिखना होगा, तभी आप इसमें अच्छे से स्कोर गेन कर पाएंगे। फिर ये तो हो गया पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 का जो पैटर्न रहेगा वो सेम इस प्रकार से रहेगा। देखिए अब जो पेपर 4 है, पेपर 4 का भी जो पैटर्न है वो बदल दिया गया है। तो पेपर 4 में जो रहेगा 5 सेक्शन रहेंगे यहाँ पर, 3 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ पर। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 जो रहेगा यहाँ पर सेम रहेंगे, और सेक्शन 5 में यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो सेक्शन 1, 2 जो 4 रहेंगे उसमें क्या होगा, 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे, तो 10 मार्क्स के हो जाएंगे। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो कि यहाँ पर 10 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर, मतलब 5-5 मार्क्स के रहेंगे, तो यहाँ पर 10 मार्क्स का हो जाएगा। फिर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब आपको निबंधात्मक लिखना होगा जो कि 20 नंबर का होगा। ओके, एक ही प्रश्न रहेगा 20 नंबर का होगा, तो जो कि आप 40 मार्क्स का हो जाएगा, आप बॉक्स में देख रहे होंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो इसका जो 5th सेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर 2 केस स्टडी आएंगे इसमें, 2 केस स्टडी आएंगे इसमें, और वो 2 केस स्टडी जो आएंगे वो 20-20 मार्क्स की होंगी। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे यहाँ पर 40 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आप यदि आप देखते हैं यहाँ पर, तो जो पेपर है आपका टोटल यहाँ पे 40 मार्क्स है। यहाँ पर देख रहे हैं आप 40 मार्क्स का, जब एक सेक्शन का जो 4 सेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 नंबर का। फिर जो 5th सेक्शन है वो है यहाँ पर 40 मार्क्स का, तो 160 + 40 ये हो जाएगा 200 मार्क्स का। और जो क्वेश्चन संख्या है यहाँ पर वो हो जाएगी टोटल 34। तो कुल मिलाकर के 34 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहले क्या होता था इसमें, पहले का जो तरीका था वो ये था कि यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे जो कि 3-3 मार्क्स के होते, तो 45 हो जाया करता था। फिर
यहाँ पर आप देखेंगे फिर 15 क्वेश्चन हुआ करते थे यहाँ पर, ये 6 मार्क्स के तो 90 हो जाया करता था। और इसमें फिर एक केस स्टडी आता था जो कि एक 30 मार्क्स का और एक 35 मार्क्स का हो जाया करता था। तो इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या आप देखते हैं तो यहाँ पर हो जाता था यहाँ पर 32, पहले 32 हुआ करता था, अब यहाँ पर 34 क्वेश्चनों की संख्या हो गई है। तो ये तो हो गया आपका पेपर 4। अब बात करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि पेपर 5 जो है आपका, जो पेपर 5 है उसमें भी यहाँ पर बदलाव किया गया है, जो कि हिंदी और व्याकरण के पेपर होंगे। ये भी 3 घंटे का होगा और 3 घंटे के साथ यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहला प्रश्न रहेगा वो अति लघु उत्तरीय रहेगा, यहाँ पर मतलब अति नहीं रहेगा, यहाँ पर लघु उत्तरीय रहेगा, मतलब यहाँ पे शॉर्ट रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 25 मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर 3 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन रहेगा, तो 75 मार्क्स के हो जाएंगे। जो दूसरा प्रश्न रहेगा वो यहाँ पर अलंकारों से संबंधित प्रश्न रहेगा, जिसमें यहाँ पे 2 प्रश्न होंगे, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो, मतलब 10 मार्क्स के टोटल होंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स का होगा। फिर जो तीसरा प्रश्न रहेगा वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, एक प्रश्न होगा, ये 20 मार्क्स का होगा। फिर एक प्रश्न होगा जो कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ये जो होगा ये 15 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर के जो इसका तीसरा प्रश्न होगा वो 35 मार्क्स का हो जाएगा। चौथा प्रश्न जो रहेगा उसमें हिंदी व्याकरण रहेंगे, उसमें संधि रहेगा, समास रहेगा, विराम, इसके बाद जो विराम चिन्ह होते हैं, मार्क्स ये होते हैं, इनके बारे में सब प्रश्न रहेंगे, तो ये 20 मार्क्स का रहेगा। फिर इसमें ग्रामर आ जाएगा, व्याकरण आएगा हिंदी का, तो 20 मार्क्स का होगा। फिर इसमें अपठित गद्यांश, जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं इंग्लिश में, वो पूछा जाएगा, वो 20 मार्क्स का होगा। फिर प्रश्न पल्लवन अथवा भाव पल्लवन, मतलब कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे, शब्द वर्ड दिए रहेंगे, उन वर्ड के आधार पर आपको सेंटेंस बनाने रहेंगे, तो ये 10 मार्क्स का रहेगा। फिर गद्यांश के संक्षेप, मतलब कोई एक स्टोरी लिखी रहेगी, उस स्टोरी को पढ़ के आपको उसकी समरी करनी है, जैसे कि आप 10th-12th में किया करते थे। इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न रहेगा, तो ये 10 मार्क्स का टोटल प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से जब हम काउंट करेंगे तो ये यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है, जो कि हिंदी का है। ओके, पहले का जो पैटर्न था वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि आपको प्रॉब्लम करे। पहले के पेपर में सिंपल सा हुआ करता था, 20 प्रश्न आया करते थे यहाँ पर, 30 मतलब 20-20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आया करते थे। और इसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादा इतनी टफ नहीं आया करती थी, लेकिन जो नया पैटर्न है वो आपको अच्छे से समझा करके दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम पेपर 6 की। तो पेपर 6 जो है ये पूर्ण रूपेण से हिंदी निबंध लेखन का है और प्रारूप लेखन का है। तो इसमें कुल 3 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न जो रहेगा प्रश्न 1, ये हिंदी में निबंध लेखन रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर 1000 शब्दों में निबंध लिखना होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें ऑप्शंस रहेंगे 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, जब देख आएगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे। जैसे आप 10th और 12th में आप लिखा करते थे, ऐसे निबंध लिखा करते थे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना रहता था और लिखना होता था। तो यहाँ पर शब्द सीमा है 1000 है। दूसरा प्रश्न जो रहेगा वो भी निबंध लेखन ही रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो समसामयिक समस्याएं हैं, उनके निदान से संबंधित निबंध रहेगा। तो जो सोशल इशू है या फिर जो भी प्रॉब्लम है कंट्री के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, उससे संबंधित आपको लेख लिखना है यहाँ पर। तो ये 2 लेख, दूसरा लेख रहेगा ये 25 मार्क्स का होगा, इसमें भी ऑप्शन रहेंगे, ये भी हिंदी में लिखना होगा आपको। जो तीसरा प्रश्न होगा वो रहेगा, देखेंगे आप, इसमें जो प्रारूप लेखन होगा इसकी शब्द सीमा भी 250 रहेगी और 25 मार्क्स का पेपर रहेगा ये। ओके, क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल यहाँ पर 100 नंबर के हो जाते हैं, 50 नंबर का ऐसे, इसके बाद सेकंड और थर्ड क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के, तो ये हो जाते हैं टोटल 100 नंबर के पेपर। तो अब यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ मैंने टॉपिक लिखा है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, प्रीलिम्स में एक्ट हटा दिया गया है, प्रीलिम्स में जो पुराने एक्ट थे वो हटा दिए गए हैं। मेंस पेपर का जो पेपर 2 है उसमें क्या है, उसमें भी बहुत सारे एक्ट हुआ करते थे पहले, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्ट हुआ करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, तो उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी समझने में कि क्यों मतलब ये सही चीज़ें हैं, क्योंकि एक्ट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं। तो ये जो एक्ट हटा दिए गए, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे सूचना का अधिकार आरटीए एक्ट 2005 है, वो हटा दिया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था, वो हटा दिया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी हटा दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये हटा दिया गया है। फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ये हटा दिया गया है। इसी प्रकार और भी कई एक्ट हैं जो कि यहाँ पे हटा दिया गया। टोटल 12 एक्ट थे पिछले पेपर में, मतलब पिछले पैटर्न में, तो यहाँ पे 12 एक्ट को हटा दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ताकि जो स्टैटिक का पोर्शन है वो आपको रटना ना पड़े ज़्यादा। तो इस प्रकार का ये जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो रहेगा मेंस के लिए, जो मार्किंग का प्रोसीजर है और प्रश्नों का जो प्रोसीजर है।
ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो पेपर होंगे, अब पेपर की हमने पैटर्न की बात कर ली, उनके मार्किंग की बात कर ली, अब क्या क्या सिलेबस में आने वाला है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5 एंड 6 में। तो देखिए जो पेपर 1 है उसमें क्या आएगा आपका, मतलब मेंस के पेपर 1 में उसमें जो हिस्ट्री रहेगी, इतिहास और संस्कृति रहेगा उसमें। तो इतिहास और संस्कृति जब रहेगा उसमें तो क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए उसमें जो रहेगा यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट 1 इकाई 1, इसमें भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो 10वीं शताब्दी तक की जानकारियाँ थी ये यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर जो दूसरी यूनिट रहेगी इकाई 2, इसमें 11वीं से 18वीं शताब्दी तक का भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास ये पूछा जाएगा। मुगल शासक और उनका प्रशासन किस प्रकार का था, मिश्र संस्कृति का अभ्युदय किस प्रकार से हुआ ये पूछा जाएगा। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं पर क्या प्रभाव पड़ा ये पूछा जाएगा आपसे। फिर यहाँ पर जो इकाई 3 रहेगा, इकाई 3 में क्या रहेगा, तो ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी वो पूछी जाएगी आपसे। फिर कृषि एवं मतलब कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, रिबेलिएशन जो हुआ था संताल में, सुना होगा आपने सुल्तान परगना, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो पूछा जाएगा। फिर भारतीय पुनर्जागरण जागरण रिनाइसांस जो होता है वो पूछा जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता। फिर गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी वो पूछी जाएगी आपसे। फिर यहाँ पर जो फोर्थ इसका सेक्शन रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता कैसी, जो वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है उसके संदर्भ में पूछा जाएगा यहाँ पर। ओके, वर्तमान मतलब जो मध्य प्रदेश है, और अगर देखें तो मध्य प्रदेश का जो भाग था छत्तीसगढ़ भी था। ओके, तो जो वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके आधार पर पूछा जाएगा, आपको छत्तीसगढ़ के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो इसके बाद भारतीय सांस्कृतिक विरासत विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, मतलब प्राचीन काल में जो से लेकर के आधुनिक काल तक की जो विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य एवं पर्व एवं वास्तुकला के जो प्रमुख पक्ष हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर मध्य प्रदेश में जितने भी विश्व धरोहर पर्यटन है, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो चैप्टर 5 रहेगा वो रहेगा यहाँ पर जो पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, जैसे कि गोंडवाना प्राचीन समय की, बुंदेलखंडी, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। ओके, जब से ये ओरिजिन हुए हैं, ये डायनेस्टीज़ बनी हैं, तब से लेकर के भारत की आज़ादी तक की जो भी जानकारियाँ हैं ये सारी आपको पढ़नी पड़ेगी इसके अंतर्गत। फिर इसका जो सेकंड सेक्शन रहेगा, सेकंड सेक्शन में क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी आ जाता है। तो ज्योग्राफी में क्या रहेगा यहाँ पर, विश्व का भूगोल। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको दोस्तों कि जो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो पहले क्या था कि विश्व का इतिहास आया करता था, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ करती थी। तो इस बार का जो पेपर है उसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा दिया गया है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको डिलीट कर दिया गया है। उसमें मध्य प्रदेश की विशेष जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांगी गई है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन की। तो ज्योग्राफी में क्या आएगा, यहाँ पे विश्व का भूगोल है, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी है यहाँ पर। इसके बाद प्रमुख भौतिक लक्षण, मतलब पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ एवं हिमनद ये पूछा जाएगा संबंधित जानकारी। फिर प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात क्या होता है ये पूछी जाएगी आपसे। फिर विश्व की जलवायु एवं ऋतुएं क्या है, वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता है, जलवायु प्रदेश क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है जिसमें हम बहुत सुनते हैं, क्लाइमेट चेंज, उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं, ये सारी पढ़नी पड़ेगी आपको। सॉरी। फिर इसके बाद जो सेक्शन 2 है इसका, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में क्या पढ़ना रहेगा, तो भारत के प्रमुख जो भौतिक स्वरूप है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ एवं हिमनद, झील, ये पढ़ना होगा। भारत के भू आकृतिक प्रदेश क्या हैं वो पढ़ना होगा। जलवायु में क्या पढ़ना होगा, जो मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, अल नीनो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है अल नीनो, ये आपको पढ़ना होगा। अल नीनो इसके बाद अल नीना होता है, फिर मोडिकी होता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। जलवायु एवं ऋतुएं, फिर वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, ये सारे पढ़ने होंगे। फिर इसके बाद प्राकृतिक संसाधन प्रकार एवं उनके उपयोग, जैसे कि जल, मृदा, वन, शैल चित्र एवं खनिज क्या है, शैल क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, ये सारा आपको पढ़ना होगा। फिर जनसंख्या में क्या देखना होगा, तो वृद्धि किस प्रकार है, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या किस प्रकार से, मतलब सेंसस, इसमें कुल मिलाकर सेंसस आपको पढ़ना होगा। खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, तो
संभावनाएं एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीकरण, फिर उद्योगों की पूर्तिवर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर जो इसका सेक्शन 3 रहेगा वो रहेगा यहाँ पर प्रदेश की भूगोल, मतलब जो मध्य प्रदेश है उसकी जो ज्योग्राफी है वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि प्रमुख भू आकारिकी जियोमॉर्फिक प्रदेश, नर्मदा घाटी मालवा के पठार की विशेषताएं क्या क्या हैं, इससे संबंधित जानकारी आपसे पूछी जाएगी। फिर प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु किस प्रकार की मध्य प्रदेश की, मृदा से संबंधित यहाँ पे जानकारी किस प्रकार का मांगा जाएगा आपसे कि मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुण किस प्रकार के हैं, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, मृदा क्षरण, मृदा का ह्रास की समस्याएं क्या है। फिर यहाँ पर समस्याग्रस्त मृदा एवं उनके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन किस प्रकार की हैं, ये सारी जानकारियाँ आपसे ली जाएगी। फिर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के प्रकार, वितरण एवं उपयोग क्या हैं, ये सारी जानकारी आपसे ली जाएगी। मतलब जो मिनरल्स है, एनर्जी है, वो किस प्रकार से इसका प्रोक्योरमेंट हो रहा है, किस प्रकार से उसका उपयोग हो रहा है, किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सारी जानकारी आपसे ली जाएगी एग्ज़ाम में। फिर प्रमुख उद्योग किस किस प्रकार के हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कि कृषि उत्पादित उद्योग, आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, इनके बारे में जानकारी ली जाएगी। फिर जो राज्य की जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में बहुत मतलब पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में हैं। तो आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में, मतलब किस किस प्रकार की चुनौतियाँ वो कह सकते हैं कि वो झेल रही हैं, किन किस प्रकार की चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद जो 4th सेक्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे जल एवं आपदा प्रबंधन, जिसमें से पेयजल मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपूर्ति, जल की शुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संरक्षण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं, ये सारी जानकारी आपसे ली जाएगी। फिर सामुदायिक योजनाएं जो होती है, संसाधन मानचित्र, राहत एवं पुनर्वास, निरोधन एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु जो भी कार्य होते हैं, ये सारी आपसे ली जाएगी। फिर जो इसका 5th सेक्शन होगा मध्य प्रदेश संबंधित, जैसे कि भूगोल की जो आधारित मतलब आधुनिक तकनीक है, जैसे कि सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम घटक, उपग्रह के जो प्रकार, सुदूर संवेदन उपयोग, ये सारी पूछी जाएगी। फिर इसके बाद भौगोलिक सूचना, मतलब GIS जो सिस्टम होता है वो पूछा जाएगा आपसे। फिर GPS जो सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपसे ली जाएगी पेपर 1 में। अब जो पेपर 2 होगा वो क्या होगा, वो संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासन संरचना, मतलब पूरा का पूरा पॉलिटी का जो पेपर 2 रहेगा वो पूरा का पूरा पॉलिटी का रहेगा। तो उसमें क्या होगा, यूनिट 1 जो रहेगी उसमें भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन क्या क्या है ये पूछा जाएगा। फिर वैचारिक तत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य क्या है, मतलब फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है आपकी, DPSP क्या है, इसके बाद जो मतलब प्रियम्बल्स हम बोलते हैं वो क्या है, ये सारी पूछी जाएगी आपसे। संघवाद का स्ट्रक्चर क्या होता है ये पूछा जाएगा। उसके अंतर्गत राज्य स्टेट सेंट्रल के रिलेशंस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बाद जो फिर वापस जब आप PIL फाइल करते हैं ये सारी जानकारी किस प्रकार की होती है ये पूछा जाएगा। अब जनहित याचिका क्या होता है, लोक अदालत क्या होते हैं, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, ओके, मतलब जिसे हम एक्टिविस्ट कहते हैं, जुडिशरी एक्टिविस्ट, ओके, तो ये सारी जानकारी आपसे ली जाएगी यहाँ पर। फिर यूनिट 2 जो रहेगा भारत का निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग, ये नए सेक्शन यहाँ पे डाले गए हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। फिर जो सेक्शन 3 रहेगा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो संविधान का संशोधन 73 एंड 74 जो कि पंचायती राज और इसके बाद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इसके बारे में बताता है, ये पूछा जाएगा आपसे। जवाबदेही एवं अधिकार, मतलब प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इसके बाद अनुसूचित मतलब ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, जानकारी पूछी जाएगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग। फिर लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं जैसे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इसके बाद निर्णय प्रक्रिया के नियमों, मतलब नागरिकों की जो भागीदारी होती वो। फिर इसके बाद सामुदायिक आधारित संगठन, फिर इसके बाद गैर सरकारी संगठन जिसे NGO बोलते हैं हम। फिर स्व सहायता समूह जो होते हैं SHG जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं।
फिर इसके बाद मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड सोशल मीडिया, ये जो इनके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी पेपर 2 में। इसके साथ जो इसका 4th सेक्शन होगा, इसमें भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और JP नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में जो भी इनकी थ्योरी रही है डेवलपमेंट को लेकर के, वो सारी आपसे पूछी जाएगी यहाँ पर। फिर जो इसका 5th चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रशासन एवं व्यवस्था, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित एवं विकासशील समाज में जो लोक प्रशासन की भूमिका एवं विषय के रूप में जो लोक प्रशासन का विकास है, नवीन लोकतंत्र प्रशासन है, लोक सिद्धांत के जो प्रकाशन है, वो सारी यहाँ से पूछी जाएगी आपसे। अवधारणाएं किस प्रकार की रहेगी, तो शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेशंस, ये यहाँ पर जो अवधारणा है ये पूछी जाएगी। संगठन के सिद्धांत क्या होते हैं, पद सोपान क्या होता है, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता क्या होती है, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम क्या है, मतलब जो आज के समय जो भी उपलब्धियां रही हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, चुनौतियां हैं वो पूछी जाएंगी। फिर परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन क्या है ये पूछा जाएगा। फिर आता है पेपर आपका प्रश्न पत्र 2 का सेकेंड पार्ट, तो इसमें इकोनॉमिक्स आ जाएगा और सोशल जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। तो इसमें क्या देखेंगे आप, जो इकोनॉमिक्स में भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल, फिर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, फिर भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति आ जाएगी। फिर अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं में क्या आएगा, कर मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, नगद लेन देन और राजकीय कोषीय जो नीति होती है वो पूछा जाएगा यहाँ पे। लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, फिर भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फिर इसके बाद आयात नीति, निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नीति, फिर इसके बाद विश्व बैंक, एशियाई बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, शार्क, नाफ्टा एवं ओपेक, ये सारी संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर ऐसा है कि एक एक अगर टॉपिक के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा मतलब टॉपिक हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर जो इसका सेकेंड यूनिट रहेगा इकोनॉमिक्स का वो रहेगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र एवं यहाँ पर फसल मतलब प्रतिरूप फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन, पशुपालन से संबंधित जो भी जानकारी है वो पूछी जाएंगी। कृषि उत्पादन किस प्रकार का मध्य प्रदेश में, परिवहन व्यवस्था किस प्रकार की उनके लिए, भंडारण एवं विपणन की व्यवस्था किस प्रकार की, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, ये सारे प्रकार के प्रश्न बनेंगे। फिर कृषि की कल्याणकारी योजनाएं जो कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित है, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत संरचना एवं संसाधन, मध्य प्रदेश का जनानिकी परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या है, किस प्रकार है, ये पूछा जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र, संवर्धी प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ, फिर कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन जो ट्रेंड्स में है ये पूछे जाएंगे। फिर मानव संसाधन विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी मांगी जाएगी, जिसमें से शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार की है, उच्च शिक्षा किस प्रकार की, तकनीकी शिक्षा किस प्रकार की है, इसके बाद चिकित्सकीय शिक्षा किस प्रकार की, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार की है, बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की, ये सारी जानकारी आपसे ली जाएगी। इससे संबंधित स्कीम हो सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे कि निःशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखेंगे जो 4th चैप्टर रहेगा उसमें सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, इसके बाद वर्ण व्यवस्था क्या है, आश्रम क्या होते हैं, पुरुषार्थ क्या होते हैं, चतुष्टय क्या होता है, धर्म व मत पंथों का समाज पर क्या प्रभाव रहा है, फिर विवाह की जो पद्धतियां हैं वह किस प्रकार की है, इसमें सभी जो रिलीजियस है सभी प्रक्रियाएं हैं वो सब आ जाएंगी इसमें, चाहे इसमें
मतलब हिंदू सिविल कोड का जो विवाह प्रथा है वो हो, या फिर मुस्लिम के लिए जो हो, या फिर सिख, जैन, पारसी, ईसाई, क्रिश्चियन, सबके लिए यहाँ पर जो भी प्रोसीजर है जो शादी की, वो यहाँ पे पूछी जा सकती है। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार, शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठन जो हैं उनकी क्या भूमिका है, ये पूछा जाएगा। स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ क्या है, कुटुंब न्यायालय क्या है, ये भी पूछा जाएगा। फिर इसके बाद जो 5th चैप्टर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, उसमें जो पूछा जाएगा जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, जिसमें उसके ऊपर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति किस प्रकार की है, सामाजिक संरचना क्या है, रीति रिवाज क्या है, उनकी मान्यताएं क्या हैं, विवाह की उनकी नातेदारी किस प्रकार की होती है, धार्मिक विश्वास व परंपराएं किस प्रकार का है उनका, जनजातियों में प्रचलित पर्व व उत्सव क्या हैं। फिर महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु, समंक, कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रमों की जो मतलब प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों की जो उपचार की प्रक्रिया है वो पूछी जाएगी आपसे। विश्व स्वास्थ्य संगठन में क्या रहेगा, उद्देश्य क्या है, संरचना क्या है, कार्यक्रम क्या है और कार्य क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर पेपर 3 जो आता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो इसमें क्या रहेगा, जो चैप्टर मतलब इकाई 1 रहेगा, इसमें कार्य, बल एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दाब एवं कार्य पूछा जाएगा। इकाइयाँ और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण। फिर ध्वनि से क्या पूछा जाएगा, परिभाषा रहेगी उसकी, प्रसार का माध्यम श्राव्य है या अश्राव्य है, ध्वनि और शोर की और संगीत क्या है, किस प्रकार की, ये पूछा जाएगा। ध्वनि संबंधी शब्दावली, जैसे कि आयाम क्या होता है, तरंग लंबाई क्या होती है, कंपन की आवृत्ति क्या होती है। फिर विद्युत में क्या पूछा जाएगा, विभिन्न प्रकार के सेल परिपथ क्या होते हैं। चुंबक में क्या रहेगा, गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण एवं उपयोग। प्रकाश में क्या पूछा जाएगा, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस, प्रतिबिंब निर्माण। ऊष्मा में ताप मापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण। फिर इसका जो सेकंड चैप्टर रहेगा उसमें रहेगा यहाँ पर तत्व, यौगिक और मिश्रण, मतलब यहाँ पर मेटलर्जी का सेक्शन आ जाएगा। तो इसमें परिभाषा, रासायनिक गुण, प्रतीक, पृथ्वी पर उपलब्धता किस प्रकार की है। फिर पदार्थ, धातुएं और अधातुएं, आवर्त सारणी एवं आवर्तता। फिर परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन और विखंडन, मतलब यहाँ पर फिजन और फ्यूज़न दोनों प्रकार की जो जानकारी है वो पूछी जाएगी। एसिड मतलब अम्ल, क्षार और लवण का जो पीएच मान होता है, क्या उनके सूचकांक होते हैं, मानक सूचकांक होते हैं। फिर भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन और दैनिक जीवन में रसायन के क्या क्या उपयोग है, क्या क्या प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पर, ये पूछा जाएगा। फिर जो थर्ड सेक्शन रहेगा इसमें रहेगा यहाँ पर सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, इसमें जानकारी मांगी जाएगी आपसे। कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, मतलब हीनताजन्य रोग जो हो जाते हैं उनकी कमी इसकी वजह से, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्यप्रणाली, जीवन में श्वसन, पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, पशुओं और पौधों का जो प्रजनन प्रक्रिया होती है वो पूछी जाएगी आपसे। स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य और जो बीमारियां होती हैं इनकी कमी की, इनकी देखभाल करने की, मतलब बिना कह सकते हैं यहाँ पे जब देखभाल नहीं किया जाता है तो उनकी वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी है वो किस प्रकार की रहेगी, तो कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं एवं पीढ़ी क्या है, जनरेशन जिसे हम कहते हैं, वो पूछा जाएगा। मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग क्या हैं, ये पूछे जाएंगे। कंप्यूटर की भाषाएं, जैसे कि कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। फिर इसके बाद इंटरनेट से संबंधित, इंटरनेट एवं ईमेल क्या है, सोशल मीडिया क्या होती हैं, ई गवर्नेंस क्या होता है, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और वेबसाइट्स और साइट और वेब पेज, ये सारी पूछी जाएंगी। फिर इसके बाद क्या रहेगा, इसमें संख्याएं एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात, समानुपात, ये रहेगा यहाँ पर। और फिर सांख्यिकी में प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं विचारशीलता की मापन शैली जो होती है, प्रकार होते हैं, ये बहुत पूछे जाएंगे, मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स डाल दिया गया है 5th सेक्शन में। 6th सेक्शन में क्या होगा, संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम,
राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम आयुष जो है यहाँ पर मंत्रालय, उससे संबंधित चिकित्सा पद्धति आयुष, योग, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी की जो पद्धतियाँ हैं, जो प्रारंभिक जानकारियाँ हैं वो पूछी जाएंगी आपसे। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजना है वो पूछी जाएंगी। केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन कौन कौन से हैं ये जानकारी ली जाएगी आपसे। फिर इसके बाद जो 7 चैप्टर, ये बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ही वो चीज़ें पूछ रहा है जो न्यूज़ में रहता है, डेली न्यूज़ में आप देखेंगे, और साइंस के सेक्टर में जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। मानव जीवन एवं विकास के प्रभाव, औद्योगिक प्रौद्योगिकी की सीमाएं, फिर रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग क्या है ये पूछा जाएगा। इसके बाद जो इसका थर्ड टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें भारत सरकार की वो संस्थाएं जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर में जो है ये पूछा जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो पूछा जाएगा। रक्षा अनुसंधान मतलब DRDO के बारे में पूछा जाएगा। बार्क के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान जो कि TIFR है वो पूछा जाएगा उसके बारे में। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति में है ये, इसके बारे में पूछा जाएगा। तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC बेंगलोर में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद SAC में है। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर बेंगलोर में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, फिर भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। उक्त संस्थानों के बारे में सामान्य जानकारी ली जाएगी, मतलब किस प्रकार की इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब स्थापित किया गया, इसके चेयरमैन कौन हैं, कौन सी इसके द्वारा लॉन्च की गई, क्या इसके उपयोग है, क्या कार्य है, ये पूछा जाएगा। ये इसलिए क्योंकि जब आपने चंद्रयान 2 के बारे में जब देखा होगा तो बहुत सारी संस्थाओं के इसमें नाम आए थे, और इस समय जो भारत की जो साइंस के जो ये सारे के सारे जो संस्था है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। तो ये बहुत ही एक अच्छा विषय डाला गया है लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, कि वो जाने अपनी साइंस के जो डेवलपमेंट है उसके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका सेक्शन। फिर इसके बाद और क्या रहेगा यहाँ पर, तो देखिए भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ, जनरेशन क्या है, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, ऊर्जा। फिर इसके बाद क्लोन्स क्या होते हैं, रोबोट्स क्या होता है। इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं। फिर इसके बाद बौद्धिक संपदा के अधिकार क्या हैं, पेटेंट क्या होता है, ट्रिप्स क्या होता है, ट्रिम्स क्या होता है, ये पूछा जाएगा। और फिर भारत के जो वैज्ञानिक रहे उनके बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, M विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, सत्येंद्रनाथ बोस, राजा रमन्ना और प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इनके बारे में पूछा जाएगा। और फिर विज्ञान के क्षेत्र में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाएगा। 8वां सेक्शन यहाँ पर देखेंगे आप, तो ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत, अर्थ, परिभाषा, उदाहरण। ऊर्जा दक्षता क्या होता है, ऊर्जा प्रबंधन क्या होता है, संगठनात्मक एकीकरण क्या है, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन क्या है, ऊर्जा क्रय, उत्पादन, उत्पादकता, योजना और नियंत्रण क्या है, रखरखाव किस प्रकार की है ऊर्जा के बारे में। फिर ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ क्या क्या है ये पूछी जाएंगी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या है, जैसे कि वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएँ क्या हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन, ये सारी जानकारी आपसे ली जाएगी सामान्य रूप से। 9वें सेक्शन में आप देखेंगे पर्यावरण से संबंधित जानकारी रहेगी यहाँ पर। तो पर्यावरण और की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम में क्या क्या रहेगा, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्यता, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन। फिर इसके बाद पर्यावरण संबंधित समस्याएं, चुनौतियां, पर्यावरण क्षरण के कारण और प्रभाव क्या है ये पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर पर्यावरण की शिक्षा से संबंधित जानकारी क्या ली जाएगी, तो पर्यावरण जन जागरूकता के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जो पर्यावरण शिक्षा एवं उनका स्वास्थ्य पर सुरक्षा के जो संबंध में जो भी जानकारी वो रहेगी। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नीतिगत ढांचा क्या है ये पूछा जाएगा। फिर जो 10वां सेक्शन रहेगा उसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि भूगर्भशास्त्र की परिभाषा एवं महत्व, पृथ्वी भूपर्पटी, मेंटल
कोर, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार की, उसका आयु क्या है। फिर भूवैज्ञानिक अवधारणा क्या है, समसारणी क्या है, शैल चट्टान क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, प्रकार आग्नेय, अवसादी, कायांतरित शैलें, खनिज एवं अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय एवं अपर्दन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस, ये सारी जानकारी आपसे ली जाएगी। अब हम बात करते हैं पेपर 4 की, जो कि दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान एवं लोक जो प्रशासन है उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी रहेगी। तो इसमें जो सिलेबस रहेगा इसका रहेगा कि दार्शनिक, विचारक और समाज सुधारक। इसमें क्या रहेगा, इसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चावार्क, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जो विचार हैं, अवधारणा हैं, ये सारी आपसे पूछी जाएगी। इसका जो सेकंड चैप्टर रहेगा इसमें मनोवृत्ति रहेगा। इसमें क्या रहेगा, विषय वस्तु, तत्व, प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधन, संप्रेषण, पूर्वाग्रह एवं विभेद, भारतीय संबंध में रूढ़िवादिता क्या है, ये पूछे जाएंगी। फिर यहाँ पर जो सेकंड सेक्शन रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर सेकंड का, अभिलक्षता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थवादी वास्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहानुभूति, सहिष्णुता और कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदन, करुणा। मतलब यहाँ पर इथिक्स का जो जानकारी, जो गुण होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट में, ये आपसे पूछी जाएगी। फिर संवेदिक गुण मतलब संवेदिक वृद्धि, अवधारणा, प्रशासन, शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग। फिर व्यक्तिक विभिन्नताएं, ये रहेगा। इसके बाद जो आपका थर्ड यूनिट रहेगा इसमें क्या रहेगा, मानवीय आवश्यकताएं एवं प्रेरणा, मतलब लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा। फिर लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन किस प्रकार से करना है लोक सेवक को, ये पूछा जाएगा आपसे। इकाई 4 में क्या रहेगा, भ्रष्टाचार मतलब का निवारण किस प्रकार से करना है, उसके जो संबंधित मतलब तथ्य होते हैं उनसे बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण क्या है, भ्रष्टाचार का प्रभाव क्या होता है, भ्रष्टाचार के अल्पतम करने मतलब कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विसिल ब्लोअर की भूमिका क्या होती है, ये पूछा जाएगा आपसे। भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी एवं इंटरपोल, लोकपाल एवं लोकायुक्त। फिर जो इसमें फिर रहेगा पांचवा सेक्शन। पांचवें सेक्शन में क्या रहेगा, यहाँ पर केस स्टडी रहेगी। यहाँ पर 2 केस स्टडी रहेंगी जिसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी, और जो केस स्टडी रहेंगी वो लगभग कह सकते हैं कि जो सोसाइटी में जो समस्याएं रहती है उससे संबंधित समस्याओं का निराकरण आपको करना होगा ऐसे केस स्टडी के माध्यम से। फिर हम बात करते हैं 5वें प्रश्न पत्र की। तो 5वां प्रश्न पत्र जो रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा। ये सामान्य हिंदी और व्याकरण का रहेगा। तो इसमें 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें देखेंगे आप जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे यहाँ पर, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स रहेंगे, तो टोटल 75 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर अलंकार पूछा जाएगा, इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार होगा। तो शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष रहेगा। और फिर अर्थालंकार में आप देखेंगे यहाँ पर तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा रहेगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 10 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर अनुवाद करना होगा, तो हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में। तो हिंदी से अंग्रेजी में 20 मार्क्स का रहेगा और अंग्रेजी से हिंदी में 15 मार्क्स का रहेगा। फिर संधि समास पूछी जाएगी आपसे, विराम चिन्ह पूछे जाएंगे। फिर प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियाँ रहेंगी, तो 2 मार्क्स के रहेंगे। उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, प्रारंभिक पारिभाषिक शब्दावली हिंदी अंग्रेजी में रहेगा। फिर मुहावरे एवं कहावतें रहेंगी, विलोम शब्द रहेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द होगा, तत्सम तद्भव शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होगा, मानक शब्दावली होंगी। फिर जो अगला प्रश्न रहेगा वो रहेगा यहाँ पर अपठित गद्यांश, उसमें 20 मार्क्स का रहेगा। पल्लवन मतलब रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन करना होगा, मतलब बताना होगा, आपको समझाना होगा। संक्षेपण में क्या होगा, गद्यांश का 1/3 शब्दों में लिखना होगा, मतलब कोई एक पैराग्राफ दिया रहेगा उसको 1/3 में आपको समरी करके उसकी मीनिंग बिना बदले आपको लिखना होगा।
फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ पेपर की। तो जो छठा पेपर रहेगा वो रहेगा निबंध लेखन का। तो निबंध लेखन का रहेगा यहाँ पर, तो इसमें 3 प्रश्न रहेंगे। तो इसमें प्रथम जो निबंध रहेगा 1000 शब्दों में लिखना होगा। तो देखिए इसमें विषय किस प्रकार के होंगे, तो पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृषि बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परंपरागत खेल, इसके बाद सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति, योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन मतलब गवर्नेंस, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जनजाति विकास, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीनीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायिक सरलता, इनसे संबंधित मतलब निबंध रहेगा जिसको आपको 1000 शब्दों में लिखना होगा। फिर जो दूसरा निबंध रहेगा वो रहेगा समसामयिक समस्याएं एवं निदान, 500 शब्दों में लिखना होगा, 25 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन रहेगा वो आप देखेंगे यहाँ पर कि शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र, मतलब इसके बाद परिपत्र, सर्कुलर, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मरण, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग, अधिसूचना, नोटिफिकेशंस किस प्रकार से निकाली जाती है, टिप्पणी लेखन। तो इनसे संबंधित जो मतलब प्रारूप होता है जो कि सरकारी कार्य में होते हैं, इनसे संबंधित जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन रहेगा ये भी 25 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो सकती थी MPPSC 2020 से लिए या आने वाले वर्षों में जो एग्ज़ाम होगा उसका जो पैटर्न था मैंने समझाया है। तो मैंने इसको बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया है ताकि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। यदि इसमें भी किसी प्रकार की यदि त्रुटि है तो मैं उसके लिए आपसे मतलब सॉरी कहता हूँ यदि किसी प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचा हो तो। लेकिन मेरी कोशिश रही है कि मैंने आपको ये सारी जानकारी एक साथ देने की कोशिश करिए बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब समझ करके, ताकि आपको बार बार किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो सिलेबस एंड पैटर्न को लेकर के। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो और मेरे द्वारा किया गया जो मेहनत है ये आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके दोस्त यदि सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए या फिर नए पैटर्न के लेकर के संशय में है तो उस जानकारी को अच्छे से समझ सकें और प्रिपरेशन कर सकें। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता भी हूँ। वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर के उन्हें देख सकते हैं, पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। और इस विजडम हब स्टडी पर मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स संबंधी जो MCQ होता है UPSC 2020 करके मैं यहाँ पर एक सीरीज़ चलाता हूँ जिसमें मैं लगभग 15 से 20 मिनट में जो 3 से 4 टॉपिक होते हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको मैं वहाँ पर बताता हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखिए। वो मेरे जो वीडियोस होते हैं वो शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में अपलोड हो जाते हैं, तो आप उन्हें देखिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा UPSC 2020। और इसके बाद जो भी मेरे महत्वपूर्ण जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।